दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी डेली करंट अफेयर को लेकर के हाजिर हैं आप सबके बीच। जो आगामी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए ये सेशन तैयार किया जाता है, जिसमें UPSC से लेकर के UP PCS, अन्य स्टेट PCS, साथ ही साथ UPRO, ARO और अन्य जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं पूरे हिंदी बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया में, उनसे संबंधित ये प्रमुख खबरें रहती हैं और भारत से संबंधित ये प्रमुख खबरें रहती हैं, जिसे हम लोग डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में देखते हैं। तो आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री रामुलु की 58 फीट की प्रतिमा कहाँ स्थापित होगी? तो अभी जो है अमरावती, आंध्र प्रदेश के अमरावती में वहाँ के जो CM हैं उन्होंने घोषणा किया है कि ये 58 फीट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन था तो वहाँ पर जो है बहुत सारे देसी राज थे और कमिश्नरेट थे, प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश शासन में कुछ राज्य थे। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो राज्यों के पुनर्गठन की बात आई। तो 1951 में राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें भाग A में 9 राज्य थे, भाग B उसमें भी 9 राज्य थे, भाग C में 10 राज्य थे और भाग D में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये शामिल था। उसके बाद जो है बात उठने लगी कि जो राज्यों का गठन है वो भाषाई आधार पर किया जाए और उसी में पोट्टी श्री रामुलु जी आते हैं और 1953 का समय और 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हीं की याद में ये प्रतिमा उनकी स्थापित की जाएगी। तो राज्यों के गठन से संबंधित प्रमुख बात करें आयोगों की, तो सबसे पहले जो है धारा आयोग बना था 1948 में। धारा आयोग, और इसने जो है भाषा 2 नए प्रांतों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था और भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद आता है 1948 में ही दिसंबर में JBP कमेटी का गठन होता है, JBP कमेटी, जिसे हम लोग जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनके तीनों के नाम पर जो है ये इस समिति का नाम रखा गया था। फिर 1953 का समय आता है और इसमें फजल अली आयोग का गठन किया गया था और इसने जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो इसे स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने, फजल अली जी ने, एक राज्य और एक भाषा की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया था, यानी एक राज्य में सिर्फ एक ही भाषा हो ऐसा नहीं चलेगा, प्रशासनिक आधार पर राज्यों का विभाजन हो। 1956 का समय आता है, फिर राज्यों को नए सिरे से विभाजित किया जाता है और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा हम इतिहास में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पढ़े ही होंगे, तो एक शॉर्ट रिवीजन था। चलिए, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है और श्री रामुलु
के 58 दिनों के अनशन के परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ और ये ऐसा पहला राज्य था जिसको जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो यह प्रतिमा और स्मारक उनकी अगली जयंती से पहले पूरा किया जाएगा। इसके अलावा पत्यातिपल्ली में स्थित श्री रामुलु का पैतृक घर एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही उनके गांव में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और एक उच्च विद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। पोट्टी श्री रामुलु ने 19 अक्टूबर से 15 से 16 दिसंबर 1952 तक 58 दिनों का अनशन किया था, जिसमें उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के तहत एक अलग तेलुगु भाषी राज्य की मांग की थी। उनके निधन के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा करनी पड़ी। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953। और उनकी संघर्षपूर्ण लड़ाई ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की नींव रखी। सीएम नायडू ने रामुलु के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए कहा है कि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद आत्म परिचय और सांस्कृतिक गौरव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए बात करें अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो ये आर्थिकी से संबंधित क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस संगठन के अनुसार भारत 2025 में जापान और 2027 में जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो अभी जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी किसकी है? यूएसए की है। उसके बाद चाइना की आती है, फिर जर्मनी आता है, फिर जापान आता है, फिर इंडिया आता है। तो ये लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन दी वर्ल्ड। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 2025 में जापान को पीछे छोड़कर यानी चौथे स्थान पर आ जाएगा और फिर 2027 में जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगा, यानी भारत जो है यहाँ पर आ जाएगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो ये किसने बताया है? अभी IMF ने बताया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। चलिए बात करें व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5वीं जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बाद चीन, जर्मनी, जापान और भारत हैं। नंबर 3 जर्मनी। IMF के अनुसार जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। 2025 में इसकी GDP 4551 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। IMF के अनुसार जर्मनी की आर्थिक वृद्धि दर 2024 में 0% और 2025 में 0.8% रहेगी। यानी वहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से मंदी होने का अनुमान IMF द्वारा लगाया गया है। नंबर 4 की बात करें तो भारत IMF का अनुमान है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत अनुमानित नाम मात्र GDP यानी 4340 अरब डॉलर होने का अनुमान है। IMF को उम्मीद है कि 2024 में भारत GDP 7% और 2025 में 6.5% से बढ़ेगी। नंबर 5 की बात करें तो IMF के अनुसार 2025 में जापान वर्तमान चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से खिसक कर दुनिया के 5वें स्थान पर आ जाएगा। 2025 में इसकी GDP 4310 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। IMF ने जापानी अर्थव्यवस्था के लिए 2024 में 0.3% और 2025 में 1.1% वृद्धि दर की भविष्यवाणी की है। चलिए तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य लोगों तक भी शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सरकार ने गेमिंग साइटों को किसकी रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक किया है? तो अभी ऑनलाइन गेमिंग की वजह से
बच्चे जो है बहुत से आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं, और उसको देखते हुए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने गेमिंग साइटों को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। तो सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र IC की रिपोर्ट के बाद IT मध्यस्थ नियमों के तहत 1410 गेमिंग साइटों की अवरुद्ध कर दिया है। ये कदम IT मध्यस्थ नियमों के तहत उठाया गया है। I4C ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इसके कारण और उद्देश्य की बात करें, क्यों ये ऑनलाइन गेम का जो मामला है क्यों बंद किया गया, तो इसके कारणों की बात करें तो ये गेमिंग साइटें अवैध गतिविधियों में शामिल पाई गई थी। इससे कई साइटें जुए, सट्टेबाजी और साइबर धोखेधड़ी को बढ़ावा दे रही है। ये निर्णय ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधों को रोकने के लिए किया गया है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियमित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है, जिससे उपयोगकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की बात करें I4C की, तो यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत एक प्रमुख पहल है। इसका उद्देश्य देश में साइबर अपराधों की रोकथाम और उससे निपटने के लिए एक समन्वित ढांचा तैयार करना है। साथ ही साथ इसकी स्थापना साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए की गई थी। इसे औपचारिक रूप से 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र को 10 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो निम्नलिखित में से कौन सी योजना 26 मार्च 2025 से बंद कर दी गई है? तो ये प्रमुख योजनाओं से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि अभी जो है स्वर्ण में मुद्रीकरण योजना के माध्यम से इसमें निवेश किया जाता था, और यहाँ पर मध्यम अवधि सरकारी जमा और दीर्घ अवधि सरकारी जमा इन दोनों को बंद किया जा रहा है। तो बात करें तो स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के प्रदर्शन और उभरती बाजार परिस्थितियों की जांच के बाद इसे बंद करने का फैसला किया गया है। GMS के घटकों के तहत नामित संग्रह और शुद्धता परीक्षण केंद्रों, GMS मोबिलाइजेशन संग्रह और परीक्षण एजेंट या नामित बैंक शाखाओं में प्रस्तुत कोई भी स्वर्ण जमा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के बारे में देखें तो भारत सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को नवंबर 2015 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य लोगों के पास पड़े निष्क्रिय सोने को बैंकिंग प्रणाली में लाना और देश की आयात निर्भरता को कम करना। तो स्वर्ण मुद्रित योजना से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो नवंबर 2015 में लॉन्च किया था, और घर में पड़े निष्क्रिय सोने को बैंकिंग प्रणाली में लाना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना के तहत लोग अपना सोना जमा करके ब्याज प्राप्त कर सकते थे और परिपक्वता अवधि के बाद सोने या उसकी समतुल्य राशि वापस पा सकते थे। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 3 तरह की जमा योजनाएं होती हैं। लघु अवधि बैंक जमा 1 से 3 वर्ष के लिए, मध्यम अवधि सरकारी जमा 3 से 5 वर्षों के लिए अब बंद किया जा रहा है, और दीर्घ अवधि सरकारी जमा ये 12 से 15 वर्ष के लिए था, इसे भी अब बंद किया जा रहा है। इसमें जो है लघु अवधि जमा पर बैंक द्वारा तय किया गया ब्याज मिलता था, और मध्यम और दीर्घ अवधि जमा पर सरकार द्वारा तय किया गया ब्याज मिलता था, जिसे अब बंद किया जा रहा है। इसमें कर लाभ भी होता है। इस योजना में अर्जित ब्याज कर मुक्त होता है, सिर्फ ब्याज होता है, मूलधन नहीं। सोने की परिपक्वता राशि पर पूंजीगत लाभ कर नहीं लगता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसे बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में MRI बोलते हैं, मशीन विकसित की है।
इसे किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो भारत ने विकसित किया है क्या? स्वदेशी रूप से एमआरआई मशीन, और इसे पूछ रहा है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो पहली बार है तो ये एम्स नई दिल्ली में स्थापित होगा। एम्स नई दिल्ली में स्थापित होगा। चलिए बात करें तो हाल ही में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग एमआरआई मशीन विकसित की है। चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग यानी एमआरआई के बारे में बात कर रहे हैं तो यह एक गैर आक्रामक चिकित्सा तकनीक है। ये शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों और संरचनाओं की विस्तृत छवियां प्रदान करती है, और जब जटिल समस्याएं होती है तभी एमआरआई किया जाता है, अदरवाइज ऐसे ही काम चलाया जाता है। तो यह मजबूत चुंबकीय क्षेत्र, रेडियो तरंगों और कंप्यूटर तकनीक का उपयोग करता है। इसे अक्टूबर तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसके उद्देश्यों की बात करें तो उपचार लागत में कमी लाना, क्योंकि जो एमआरआई मशीन है अगर बाहर से इंपोर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका जो मालिक होगा, जो लैब चला रहा होगा, उसका कॉस्ट निकालने के लिए कहीं ना कहीं जो है कंज्यूमर पर अप्लाई करेगा, रेट बढ़ाएगा। और ऐसे में जब स्वदेशी रूप से तैयार हो रहा है तो इसका मतलब है कि जब हम घर में वस्तुएं बनाएंगे तो उन चीज़ें सस्ती होंगी तो कंज्यूमर के ऊपर भी भार कम पड़ेगा। तो यहाँ पर उपचार लागत में कमी आएगी। साथ ही साथ आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता घटेगी, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी एमआरआई मशीन की तो हम लोग बाहर से ही मंगाते थे। स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन यह भारत को चिकित्सा तकनीक पे आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। भारत की 80 से 85% चिकित्सा उपकरण आवश्यकताएं अभी भी आयात के माध्यम से पूरी होती है। समीर यानी सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। एमआरआई लागत में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। और एमआरआई के प्रमुख उपयोग की बात करें तो ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जांच में, हृदय और रक्त वाहिकाओं की जांच में, अस्थियों और जोड़ों के जांच में, आंतरिक अंगों की जांच में और कैंसर की पहचान में एमआरआई किया जाता है। चलिए तो अगले प्रश्न की बात करें तो ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर यानी शॉर्ट फॉर्म में DGST समझौते पर हस्ताक्षर किस कार्यक्रम के दौरान हुए हैं? तो अभी जो है भारत और सिंगापुर व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान जो है ये हस्ताक्षर किए गए हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते हैं व्याख्या की ओर। तो हाल ही में भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इसका उद्देश्य डिजिटलीकरण और डीकार्बनाइजेशन को बढ़ावा देना है। यह शून्य या न्यूनतम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों के विकास और डिजिटल समाधानों को अपनाने में तेजी लाएगा। यह समझौता सिंगापुर समुद्री सप्ताह यानी 24 से 28 मार्च 2025 के दौरान संपन्न हुआ। इसमें दुनिया भर से लगभग 20,000 प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों ने भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है। और भारत के पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय सिंगापुर यात्रा पर गए हैं। सिंगापुर के बारे में बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है, फिलीपींस के बगल में। और मलक्का जलडमरू के पास स्थित यह देश मलेशिया और इंडोनेशिया के निकट है। इसकी राजधानी सिंगापुर है और मुद्रा वहाँ की बात करें तो सिंगापुर डॉलर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करें तो हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों ये राज्य वही है जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, भारत में सबसे ज़्यादा है। और नए ड्रग्स के मामले जो है वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से दिख रहे हैं, तो ये भी चर्चा का विषय है। साथ ही साथ वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की गई है। कहाँ पर की गई है? तो ये केरल में की गई है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। व्याख्या की ओर बढ़े हैं तो अभी हाल ही में केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ठीक है, तो केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग के बारे में बात करें तो इसको केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 के तहत स्थापित किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है, भारत में अपनी तरह का पहला आयोग है जो विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर केंद्रित है। राज्य की बुजुर्ग नीति निर्माण में सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो समावेशिता और सम्मान को बढ़ावा देना, चूँकि बुजुर्गों को भी हम अपने दैनिक दिनचर्या में शामिल करना चाह रहे हैं, और जिससे बुजुर्ग गरिमापूर्ण जीवन जी सके, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा कर सकें, बुजुर्गों के पुनर्वास, संरक्षण और समाज में सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य विशेषताओं और कार्य की बात करें तो नीति सलाहकार की भूमिका निभाता है, शिकायत निवारण करेगा, कौशल उपयोग करेगा, कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ जागरूकता अभियान और नियमित रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो स्टील फ्रिगेट आईएनएस तपस्या का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? तो अभी फिलहाल में इसे तपस्या को जलावतरण किया गया है और बना है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। चलिए गोवा है या ठीक है गोवा शिपयार्ड है। तो चलिए बात करें तो चर्चा में क्यों है? तो भारतीय नौसेना ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में अपने दूसरे प्रोजेक्ट 1135.6 फॉलो ऑन स्टील फ्रिगेट तपस्या का जलावरण किया है। यह आधुनिक युद्धपोत सतह पनडुब्बी और हवाई युद्ध अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके विशेषताओं की बात करें आईएनएस तपस्या की, तो निर्माण स्थल इसका निर्माण जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया। इसकी लंबाई 124.8 मीटर है और चौड़ाई 15.2 मीटर है। ड्राफ्ट यानी पानी में गहराई तक कितना जा सकता है? तो 4.5 मीटर जा सकता है और इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स लगभग 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुल विस्थापन 3800 टन से अधिक है। ठीक है, विस्थापन क्या है? मतलब जब वो लोड कैरी कर सकता है, जितना लोड कैरी कर सकता है उसी को विस्थापन के रूप में देखते हैं। ठीक है, उतना मात्रा में जल को विस्थापित करेगा। तो युद्धक क्षमताओं की बात करें तो स्टील तकनीक उन्नत डिजाइन के कारण यह दुश्मन की रडार पकड़ से बच सकती है और साथ ही साथ सेंसर और प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली युद्ध पर स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। मल्टी मिशन क्षमता की बात करें तो यह सतत पनडुब्बी और वायु युद्ध अभियानों में सक्षम हो रहा है। प्रोजेक्ट 1135.6 और भारत रूस रक्षा सहयोग की बात करें तो वर्ष 2016 में भारत और रूस के बीच 4 स्टील फ्रिगेट निर्माण का समझौता किया गया था। इसमें से 2 युद्धपोत रूस में और 2 भारत में GSL द्वारा निर्मित किए गए, यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। तपस्या इस परियोजना का अंतिम युद्धपोत और GSL में निर्मित दूसरा फ्रिगेट है। पहला युद्धपोत त्रिपुप्त और 23 जुलाई 2024 को लॉन्च किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो मेगालिथ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो सड़क की दूरी निर्धारण के लिए, दिशा ज्ञान के लिए, शवों को दफनाने के लिए, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। तो शवों को दफनाने के लिए मेगालिथ का प्रयोग किया जाता है। तो केरल के पलक्कड़ में पलमपुझा बांध के पास हुए अन्वेषण में 110 से अधिक मेगालिथिक दफन स्थल मिले हैं जो इस क्षेत्र के प्रारंभिक लौह युग यानी आयरन एज के समाज को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो केरल का पलमपुझा बांध के पास 100 से अधिक
मेगालिथ की खोज की गई है। एएसआई की एक टीम ने केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपुझा क्षेत्र का सर्वेक्षण करते समय 45 हेक्टेयर भूमि पर फैले 110 से अधिक मेगालिथिक संरचनाओं का समूह खोजा है। द्वीप जैसे टीलों से युक्त यह स्थल केरल में अब तक पाए गए सबसे बड़े मेगालिथिक दफन स्थलों में से एक माना जा रहा है। मेगालिथिक संरचनाएं क्या होती हैं? तो मेगालिथिक बड़े पत्थर से बनी संरचनाएं होती हैं जो आमतौर पर शवों को दफनाने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। साथ ही साथ इनमें सीमेंट या मोर्टार जैसी बाध्यकारी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। ये प्राचीन मानव समाजों की दफन परंपराओं और धार्मिक विश्वासों को समझने में मदद करती हैं। पाए गए कुछ प्रमुख मेगालिथिक समाधान की बात करें तो एएसआई ने विभिन्न प्रकार की दफन संरचनाएं खोजी हैं, जिसमें से शामिल हैं शिष्ट कब्रें, छोटे ताबूत जैसे पत्थर के बक्से होते हैं जिसे शिष्ट कहते हैं। पत्थर के घेरे यानी स्टोन सर्कल दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए बड़े पत्थरों की गोलाकार व्यवस्था कर कलश, बड़े मिट्टी के बर्तन जिनका उपयोग दाह संस्कार के अवशेषों को रखने के लिए किया जाता था। डोलमेन्स विशाल पत्थर के स्लैब से बनी टेबल जैसी संरचना होती है। डोलमेनाइट शिस्ट संलग्न कक्षों वाले डोलमेन्स का एक विशेष प्रकार है। तो ये कुछ प्रमुख समाधान हैं। इसके महत्व की बात करें तो ये जो मेगालिथिक स्टोन मिले हैं वो शवदाह मिले हैं। तो केरल में मेगालिथिक दफन स्थलों की यह सबसे बड़ी खोज है जो लौह युग के समाजों और उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों को समझने में मदद करेगी। यह खोज दक्षिण भारत के अन्य महत्वपूर्ण मेगालिथिक स्थलों का कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और तमिलनाडु में आदि चलनूर से मेल खाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में 92 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई है? तो अब तक जो है सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है जिसकी मूल्य जो है 52 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है और फ्रांस में अभी ये खोजा गया है जिसे हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं, सफ़ेद हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फोल्स विलर की मिट्टी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। इस भंडार में लगभग 46 मिलियन टन सफ़ेद हाइड्रोजन है जिसकी अनुमानित कीमत 92 ट्रिलियन डॉलर आंकी गई है। यह विशाल भंडार 1250 मीटर की गहराई पर सफ़ेद हाइड्रोजन का मिला हुआ है। इस खोज को जियो रिसोर्सेज प्रयोगशाला और CNRS के वैज्ञानिकों ने किया है जो मूल रूप से मीथेन की खोज कर रहे थे। तो तुक्का बस ही ऐसा खोज हो जाता है, खोजते हम कुछ और हैं और हमें मिल कुछ और जाता है। सफ़ेद हाइड्रोजन स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और इसके निष्कर्षण से CO2 उत्सर्जन नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस खोज से फ्रांस की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है। अगर इस भंडार का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो यह वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, आप लोग को पता होगा, केमिस्ट्री पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत फार्मूला देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे। यह ब्रह्मांड का सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन गैस H2 आमतौर पर अणु रूप से पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील होती है। सफ़ेद हाइड्रोजन को प्राकृतिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। चलिए, यह बिना किसी मानवीय प्रक्रिया के प्राकृतिक रूप से बनती है। इस हाइड्रोजन का सबसे शुद्ध और हरित ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो हाल ही में RK श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है या कह सकते हैं किस विधा से है?
किस विधा से है, तो इनका संबंध वायलिन से है। तो बात करें तो वायलिन वादक R.K. श्री राम कुमार को संगीत अकादमी द्वारा प्रस्तुत 2500 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार अकादमी के 99वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा, जो 15 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक चलेगा। यह सम्मान महान संगीतकार मुथुस्वामी दीक्षितार की 250वीं जयंती वर्ष में दिया गया है। वायलिन वादक R.K. इसके बाद संगीत कलानिधि पुरस्कार कर्नाटक संगीत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा स्थापित यह पुरस्कार हर साल संगीतकार को दिया जाता है जिसने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पुरस्कार विजेता की बात करें तो अकादमी के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करता है, जिसमें संगीत शास्त्र और प्रदर्शन परंपराओं के बारे में नगद राशि दी जाती है। ठीक है। R.K. श्री राम कुमार रुद्रपट्टनम संगीतकारों के परिवार से हैं, जो कर्नाटक संगीत में अपनी गहरी जड़ों वाली परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। तो आप इसे जो है रुद्रपट्टनम संगीतकारों परिवार से संबंधित हैं, इसे याद रखिएगा। उनके नाम में R का मतलब है रुद्रपट्टिनम, जो कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर बना एक गांव है। R.K. श्री राम कुमार के अलावा संगीत अकादमी ने 2025 के लिए अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों की भी घोषणा की है। नृत्यांगना उर्मिला सत्यनारायण को नृत्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और गायिका श्यामलता वेंकटेश्वरन और थाविल वादक T.R. गोविंदराजन को संगीत कला आचार्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इन्हें भी सम्मानित किया गया है, ये भी आप नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। तो ये था दोस्तों आज के लिए डेली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।